Welcome back to channel Rasayan Dunya. By this video, I am going to start the new topic of BSc second year, that is carbonyl compound. Carbonyl compound is one of the most important topic of organic chemistry. Organic chemistry में यदि हम बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कार्बोनिल कंपाउंड पे आके ऑलमोस्ट आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है कार्बोनिल कंपाउंड्स अकेला यदि आप कर लेते हो तो। अब कैसे हो जाता है सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है कमेंट सेक्शन में कि मैम क्या ये वाली वीडियोस हैं ये 12th के लिए सफिशिएंट हैं? तो हाँ, 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैं कभी भी थंबनेल में टाइटल में हम 12th का नहीं डालती हूँ, बिकॉज मैं जो पढ़ाती हूँ वो स्पेसिफिक है कॉलेज स्टूडेंट्स ओरिएंटेड। ठीक है, यदि 12th वालों को करना है तो वो कर सकते हैं, बिकॉज सेम सिलेबस है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, सेम प्रिपरेशन मेथड्स है, केमिकल रिएक्शंस हैं, सारी की सारी चीजें सेम है जैसे कि आपको बीएससी सेकंड ईयर में पढ़नी है, एज इट इज आपको 12th में भी पढ़नी होती है। जो बच्चे 12th पास आउट करके आए हैं उन्हें पता भी है कि 12th में भी सेम रिएक्शंस होती हैं, तो 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैं कभी भी स्पेसिफिक नहीं बोलूंगी कि 12th वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि मेरा जो चैनल है, अपना जो रसायन दुनिया चैनल है वो स्पेसिफिक है कॉलेज स्टूडेंट्स ओरिएंटेड, तो मैं यहाँ पे ऑलवेज कॉलेज का ही माइंड में लेके चलती हूँ। क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं ये सारी चीजें मैं 12th के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती हूँ। तो हाँ, यदि यहाँ से आपको क्वेश्चन वगैरह का आइडिया है तो आप कॉन्सेप्ट है उन्हें फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज देखिए कार्बोनिल कंपाउंड की नेचर है वो जो बीएससी सेकंड ईयर में वही 12th में रहने वाली है। ठीक है, वही सेम अल्कोहल वाला केस आता है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कार्बोनिल है यहाँ पे तो एल्डिहाइड है वो कुछ अलग होगा, 12th में एल्डिहाइड कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एल्डिहाइड कीटोन है वो आपके ऐसे ही 12th में होते हैं ऐसे ही यहाँ पे होते हैं, सेम प्रिपरेशन मेथड आपको वहां पे भी करने होते हैं, सेम प्रिपरेशन मेथड आपको यहाँ पे भी करने हैं, सेम केमिकल रिएक्शंस है वो दोनों ही क्लासेस में होती हैं, तो पूरा का पूरा मटेरियल है वो सेम है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैम ये आईआईटी जैम के लिए सफिशिएंट है? तो देखिए कॉन्सेप्ट है ना वो हर किसी एग्जाम के लिए हर किसी क्लास के लिए सेम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है वो सेम है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो डिफरेंट हो जाता है, तो वो आपको यहाँ से देखना होता है कि क्वेश्चन सब वो कैसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं देती हूँ। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ, मैं यहाँ से जस्ट टॉपिक क्लियर कराती हूँ, मैं यहाँ से क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं देती हूँ, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं फिर जाके एग्जाम में बैठे हो बोल रहे मैम क्वेश्चन नहीं बन रहे, पता नहीं आपने क्या क्या पढ़ा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसेप्ट कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंसेप्ट में यदि आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रैंकली बोल भी सकते हैं, एंड कंसेप्ट मैं मेरी तरफ से अपना बेस्ट देने का ट्राई करती हूँ कि कुछ भी छूटे ना, क्योंकि यहाँ पे कोई मेरे पे बर्डन नहीं है कि मुझे विद इन दिस टाइम मुझे सिलेबस है वो कंप्लीट कराना है। मैं कंप्लीटली फ्री हूँ, मैं जितना चाहूँ एक टॉपिक पे बोल सकती हूँ, जितना चाहूँ पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो जिसे नॉलेज गेन करना है ना वो हर कोई इन वीडियोज को देख सकता है, फिर चाहे वो 10th क्लास का स्टूडेंट हो, 12th का हो, नीट का हो, आईआईटी जेई का हो, या फिर आपका आईआईटी जैम का हो, या फिर नेट के लिए हो, जीआरएफ के लिए हो, गेट के लिए, कोई भी देख सकता है जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। बाकी मैं यहाँ से बिल्कुल किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं बोलूंगी कि उस एग्जाम के लिए टॉपिक है। मैं यहाँ पे सिर्फ कॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाती हूँ तो मैं कॉलेज का ही बोल के चलूंगी, बाकी कंसेप्ट वो तो सभी के सेम ही होते हैं, यू नो दैट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना कार्बोनिल कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनिल कंपाउंड केमिस्ट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि कार्बोनिल कंपाउंड वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उसमें से मैं बोल सकती हूँ कि हाफ पार्ट है कार्बोनिल कंपाउंड्स का वो कंप्लीट भी हो चुका है। बोलोगे मैम ये कब हो गया? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कब हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैं आपको कुछ जो स्पेसिफिक वीडियोज हैं जो कि कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड हैं और वो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन वीडियोज के लिंक है वो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में साथ के साथ प्रोवाइड करा दिया करूंगी। ठीक है, या फिर मुझे कहीं पे लगेगा कि ये टॉपिक फिर से कराने की नीड है तो मैं आपको वो फिर से भी करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि यही जो टॉपिक्स हैं, यही जो सेम टॉपिक्स हैं, सेम रिएक्शंस हैं, ये आपकी एमएससी तक चलेंगी। तो इसीलिए बोलती हूँ कि बीएससी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आपने अच्छे से कर ली तो फ्यूचर में आपको कभी भी ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये बेस है। ठीक है, तीनों ही क्लासेस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बट बीएससी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको माइंड में अच्छे से बिठा लेनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड्स का देखना है, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड कीटोन। अब चलिए यहाँ से मैं पहले तो आपको ये बताऊंगी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे स्पेसिफिक एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो स्टार्ट करेंगे। इस वाले वीडियो में मैं जनरल सा इंट्रोडक्शन बताऊंगी एंड थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। प्रिपरेशन मेथड वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, सीरीज है वो अपनी कंटिन्यू करेंगे। एंड काफी टाइम बाद बीएससी सेकंड ईयर का वीडियो अपलोड हो रहा है। इपॉक्साइड है वो अपना बीच में ही छूट गया था, काफी टाइम पहले छूट गया था, कोई नहीं उसे भी कंप्लीट करेंगे, बट उससे पहले एक बार कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वही 3 यूनिट्स स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, हर एक क्लास में यही 3 यूनिट स्ट्रेटेजी है वो फॉलो करेंगे कि कोई भी 3 यूनिट्स हैं जो कि आपको करनी होती हैं, सो दैट आप एग्जाम में थोड़ा बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, एंड
जहां तक चांसेस लग रहे हैं, इस बार भी कोविड है वो कम्प्लीटली गया नहीं है, थर्ड वेव की चांसेस चल रहे हैं। तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि सिलेबस रिड्यूस हो सकता है, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ है। लास्ट ईयर 3 यूनिट्स करने को दी गई हैं, तो क्या पता इस बार भी हो जाए। यानी कि एग्जाम 2022 के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें भी कंप्लीट सिलेबस है वो आई थिंक नहीं आएगा। ठीक है, एज सच अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एज सच अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट इतना हम आइडिया लगा सकते हैं बिकॉज क्लासेस हैं वो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी हैं, तो पूरा सिलेबस होने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि हाँ अब बिल्कुल फेलर हो, उससे बेटर तो कि आप 3 यूनिट्स ही कर लो। ठीक है, और वैसे भी ऑर्गेनिक सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक के नाम पे आधी जनता के हाथ खड़े रहते हैं, तो इसीलिए आपको बिल्कुल सीरीज में वीडियोस को फॉलो करना है। अल्कोहल फिनोल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड्स है, इसे भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे बिकॉज आधे जो रिएक्शंस हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। अल्कोहल में है, कुछ एमएससी फाइनल ईयर में है, कुछ एमएससी प्रीवियस ईयर में है, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स एक अजीब सा ग्रुप होता है, ऐसा सा कोई प्राणी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो ग्रुप है इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बोल रहे होते हैं। अब ग्रुप बड़ा सिंपल है, इसकी केमिस्ट्री है वो उतनी ही वाइड है। ठीक है, ग्रुप जितना छोटा सा दिख रहा है उसकी केमिस्ट्री वो उतनी ही लार्ज केमिस्ट्री है। अब कैसे हैं सारी चीजें, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगी क्लास में, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपको पढ़ाने जा रही हूँ अभी। तो आपको भी पूरे इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना है, बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे हमने लिखा है C+O और दिस इज नॉन एज कार्बोनिल कंपाउंड। बस यही होता है कार्बोनिल कंपाउंड, कोई अलग दुनिया नहीं होती कार्बोनिल कंपाउंड की। ठीक है, अब यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड है तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे हमने पीछे जो 2 वैलेंसीज वैकेंट छोड़ी हैं, इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है, तो बेसिकली यहाँ से यदि आपको इतना ग्रुप गिवन होता है दैट मीन्स इट इज कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहाँ पे पीछे जो 2 वैलेंसीज लगेंगी वो डिसाइड करेंगी कि यहाँ से बनने वाला फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ से बनने वाला फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा होगा, इस चीज का डिसाइडेशन कौन करेगा, ये दोनों वैलेंसीज करेंगी। ठीक है, तो पहले हमें कार्बोनिल कंपाउंड का पता चल गया है। अब हम इन वैलेंसीज पे चलते हैं कि इन वैलेंसीज को हम कौन कौन से ग्रुप्स से ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए, मैं यहाँ से आपको अलग अलग केसेस बना के बताती हूँ। सबसे फर्स्ट हम क्या करें, हमारे पास में कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ऑलवेज अवेलेबल कौन होता है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर कंप्लीट द वैकेंसी फॉर कंप्लीट द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम होता है हमेशा, और कोई रहे ना रहे हाइड्रोजन है वो कार्बन का पूरा साथ देता है। तो हम भी वही करेंगे। सबसे पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों वैलेंसीज को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई कर देते हैं। ठीक है, दोनों ही वैलेंसीज को हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई कर देते हैं। या फिर दूसरा केस है वो क्या हो सकता है कि एक वैलेंसी हाइड्रोजन के बाद में दूसरा कौन साथ देता है, कार्बन ही देता है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद में कौन साथ देता है, कार्बन देता है। तो एक वैलेंसी पे तो हम क्या रखते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन ही रख देते हैं, एंड दूसरी वैलेंसी पे हम क्या रख दें, यहाँ से दूसरी वैलेंसी पे क्या रख दें, कार्बन रख दें। एंड कार्बन का मतलब एल्किल ग्रुप हम यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, कार्बन का मतलब क्या रख सकते हैं, एल्किल ग्रुप हम यहाँ से रख सकते हैं। अब थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से क्या होती है, थर्ड पॉसिबिलिटी हम दोनों पे भी आर ग्रुप रख सकते हैं, दोनों पे भी कार्बन रख सकते हैं। ठीक है, दोनों पे हम कार्बन है वो रख सकते हैं इजीली। तो यहाँ से क्या होगा, C+O, यहाँ पे हमने कार्बन रखा, यहाँ पे हमने कार्बन रखा। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो ग्रुप है यहाँ पे जो ग्रुप है वो इक्वल हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो इक्वल हो, यहाँ पे जो ग्रुप है वो भी इक्वल हो। तो चलो इस चीज को हम बाद में देखते हैं। ठीक है, एक बार हमने इतना कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करें, और क्या क्या हो सकता है, कार्बन से हो गया। अब चलिए और कोई अदर जो ग्रुप्स हैं उनसे वैलेंसीज हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने C+O है वो एज इट इज रखा है, हाइड्रोजन है या फिर चलो आर ग्रुप है वो हम यहाँ से एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, अब हमने आर है उसे तो कांस्टेंट कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सिल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सिल लगा दिया। चलिए और चलते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से R, C+O, यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सिल की प्लेस पे क्या लगा दिया, एल्कोक्सिल लगा दिया। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से R, C+O एंड हमने एल्कोक्सी की प्लेस पे क्या लगा दिया, एमिनो ग्रुप लगा दिया। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट हम यहाँ से क्या करें, C+O R लगा दें। हमने एमिनो की प्लेस पे क्या लगा दिया, एसीटेट ग्रुप लगा दिया। हमने क्या लगा दिया, एमिनो की प्लेस पे एसीटेट ग्रुप लगा दिया। अब सभी में एक कॉमन चीज जो आपको दिखनी चाहिए दैट इज कार्बोनिल ग्रुप।
ठीक है, यहाँ पे कार्बोनिल कॉमन है, यहाँ पे कार्बोनिल कॉमन है, यहाँ पे कार्बोनिल कॉमन है, ठीक है, कार्बोनिल कॉमन है, यहाँ पे भी कार्बोनिल कॉमन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, नीचे वाला भी कंसिडर कर सकते हैं, ऊपर वाला भी कंसिडर कर सकते हैं। अब इतनी चीज हमें पता चल गई कि ये सारे के सारे हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है, क्या है, कार्बोनिल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप से बने हुए कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल डेरिवेटिव्स बोलेंगे। अब यहाँ से हमें देखना है कि ये डेरिवेटिव्स जो कि हमने इतने सारे डिराइव कर दिए, ये कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं। सबसे पहले तो यहीं पे बात फंस जाती है, ठीक है, क्योंकि बीएससी सेकंड ईयर में आप 12th की जो केमिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट भूल चुके होते हैं, क्योंकि 12th में सभी ने वही रट्टा मारने के लिए पढ़ी होती है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, चलो फिर भूल जाते हैं। कॉलेज में आते आते वैसे भी आधी चीजें तो माइंड से निकल जाती है। तो चलिए मैं आपको एक एक चीज फिर से रिमाइंड कराती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये कौन कौन से, इनका नाम क्या क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कार्बोनिल कंपाउंड यदि आप कर लेते हो तो आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो दैट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि देखिए कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में आप कितने कंपाउंड्स कर रहे हो, कार्बोनिल कंपाउंड, ये सारे के सारे क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल हैं, सारे के सारे कंपाउंड्स हैं क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल हैं। तो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। अब कार्बोनिल की जो नेचर यहाँ पे है वही नेचर यहाँ पे भी रहने वाली है, वही नेचर यहाँ पे भी रहने वाली है। कार्बोनिल का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है तो वो हर जगह इलेक्ट्रोफिलिक ही रहेगा। उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो डिक्रीज कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है डिपेंडिंग ऑन सब्सटीट्यूएंट्स, ठीक है, वो थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कार्बोनिल है वो कहीं पे न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, कहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक, वो ऑलवेज इलेक्ट्रोफिलिक ही रहेगा। हाँ, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है, बट कंप्लीटली नेचर वो चेंज नहीं होगा। तो यहां से आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, यदि आपने कार्बोनिल की केमिस्ट्री को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपके सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं इनको आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो कंपाउंड्स हैं इनको आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप कंपाउंड्स को कोरिलेट करके पढ़िए। मैंने हमेशा बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट द कॉरिलेशन, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट द कॉरिलेशन। जितना आप चीजों को कोरिलेट करके पढ़ पाते हैं उतना ही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से हो जाती है। अदरवाइज यदि आप अलग अलग खींचोगे, एल्डिहाइड को अलग खींचोगे, कीटोन को अलग खींचोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग खींचोगे, अमाइड को अलग खींचोगे, तो सारी की सारी चीजें वो लास्ट में मिक्सअप ही होनी है, उनकी खिचड़ी बननी है, फिर वो आप कभी नहीं खा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है कार्बोनिल की केमिस्ट्री को। मेरे घर में मकोड़े बहुत हो रखे हैं, क्या करूं, कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें बात किसकी करनी है, कार्बोनिल की केमिस्ट्री की बात करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, इससे बेसिक आई थिंक कोई हो नहीं सकता है कुछ भी। अब यहाँ पे क्या करना है, जब दोनों कार्बोनिल की जो दोनों सिंगल बॉन्ड वाली वैलेंसी जो वो हाइड्रोजन से ऑक्यूपाइड होती हैं, इन सच केस द कार्बोनिल कंपाउंड इज नॉन एज एल्डिहाइड। If one of the valency is occupied by hydrogen and another by carbon, then is in such case कार्बोनिल कंपाउंड ऑल्सो नॉन एज एल्डिहाइड। यानी कि एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे पे चाहे कुछ भी हो। एक वैलेंसी पे तो यहाँ पे एसेंशियली हाइड्रोजन एटम वो प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरी वैलेंसी पे कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसे हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। दोनों ही केसेस में जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसे हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड पे यदि हम मूव करें कि यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड की यदि दोनों वैलेंसीज हैं, दोनों ही ऑक्यूपाइड हैं बाय एल्किल ग्रुप्स बाय कार्बन, देन इन सच केस कार्बोनिल कंपाउंड इज नॉन एज कीटोन, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा, कीटोन होगा, RCOR रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन होता है। फंक्शनल ग्रुप्स का पता चल रहा है, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। कीटोन है वो क्या होता है, RC+OR होता है। तो अब यहाँ से कीटोन का पता चल गया, एल्डिहाइड का पता चल गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हमारे यूनिट है वो इन्हीं के बारे में है, लेकिन पहले मैं आपको कार्बोनिल डेरिवेटिव्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो दे देती हूँ, क्योंकि ये वाले कंपाउंड्स हैं ये भी आपको ड्यूरिंग द यूनिट ही पढ़ने हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपको अगेन एक सेपरेट यूनिट है वो पढ़नी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अब ये वाली यूनिट है, ये आगे आपको पढ़नी होती है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, यहाँ पे अगेन कार्बोनिल कंपाउंड है तो RC+O, इतनी चीज तो कॉमन है। देन चेंजमेंट कहाँ पे आया, यहाँ पे R था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आ गया। और ऐसा वाला जो कंपाउंड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद यदि यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सिल के प्लेस पे एल्कोक्सी कर दिया, देन इन सच केस कंपाउंड इज सेड टू बी एस्टर। ऐसे वाले केस में हम क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। और इसे हम क्या लिख देंगे, RCOR लिख देंगे, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे, RCOOH लिखेंगे, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे, RCOR लिखेंगे, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे, RCHO लिखेंगे। और ये तो अपना HCHO होता ही है,
ठीक है। तो सिंपल सा है, कीटोन आपका RCOR होता है, ठीक है। RCOOR एस्टर होता है, RCOR कीटोन होता है। डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में, इसीलिए मैं सारे कंपाउंड्स को आपको साथ में करा रही हूँ, सो दैट आपको फंक्शनल ग्रुप्स उन्हें मेमोराइज करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ से मैं इजी से इजी ट्रिक्स है वो आपको देने की कोशिश करती हूँ, सो दैट आपको मेमोराइज करने में भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ से नेक्स्ट है, यहाँ पे यदि हमने रखा NH2 तो ये क्या हो जाएगा RCONH2। RCONH2 है, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एमाइड, दिस इज कॉल्ड एज एमाइड। और यदि हमने यहाँ पे रखा है RC≡OCOR, ठीक है, ये क्या है RCOOCOR, तो ये क्या होगा आपका, दिस इज नॉन एज एनहाइड्राइड, दिस इज नॉन एज एनहाइड्राइड एंड ऑल आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ऑल आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सिर्फ इतनी सी बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद इस यूनिट में हम जो स्पेसिफिक बात करेंगे वो करेंगे अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में ही हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम एक बार के लिए कार्बोनिल की नेचर का थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, या फिर चलिए पहले मैं आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद हम कार्बोनिल की नेचर पे मूव करते हैं। तो एल्डिहाइड वो क्या होगा, ठीक है, एल्डिहाइड, चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि जब यहाँ पे कार्बोनिल के कार्बन की दोनों वैलेंसीज हैं या फिर कोई एक वैलेंसी वो हाइड्रोजन से ऑक्यूपाइड होती है, तब उस वाले केस में हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। व्हेन, या फिर हम बोल सकते हैं इफ बोथ द वैलेंसीज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप are occupied by hydrogen atoms, or one of them occupied by hydrogen atom, then it is known as aldehydic functional group. It is known as aldehydic functional group. aldehydic functional group वो क्या होगा, जो दोनों वैलेंसी हैं वो या तो हाइड्रोजन से ऑक्यूपाइड हो या फिर कोई एक वैलेंसी जो वो हाइड्रोजन से ऑक्यूपाइड हो। हिंदी मीडियम वालों को सुन के लिख लेना है, इंग्लिश मीडियम वालों को कॉपी मार लेना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट है अबाउट द कीटोन। व्हेन both the valencies of if both the valencies of carbonyl are occupied by alkyl groups, then it is known as ketone. इट इज नॉन एज कीटोन। तो डेफिनेशन है वो भी मैंने आपको बता दी है, एंड साथ में रिप्रेजेंटेशन है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो सारी चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ से बता दी हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पे मूव करेंगे नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में। उससे पहले मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अबाउट द नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो इतना अच्छा सा मैंने सुंदर सा ग्रुप बनाया था ऊपर, उसकी नेचर क्या होती है वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए अगेन हम यहाँ से एक अच्छा सा कार्बोनिल ग्रुप ड्रॉ कर लेते हैं। ये बना दिया हमने कार्बोनिल ग्रुप। अब नेचर की जहां भी हम बात करेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे, इसके जो एटम्स हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इनके जो नेचर्स हैं इनके जो एटम्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, साथ ही में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने के बाद में हम इनकी पोलर नेचर है, कैसी नेचर है वो सब देखेंगे, साथ में इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। एंड बॉन्डिंग है वो कैसे हो रही है यहाँ पे वो चीज भी हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म, ठीक है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होता है, sp2 होता है। एंड आई सेड दैट oxygen is also present in sp2 hybridization. That means both the atoms of carbonyl group, carbon atom as well as oxygen atom are present in sp2 hybridized state. यानी कि दोनों ही जो एटम्स होते हैं कार्बोनिल ग्रुप के वो दोनों ही क्या होते हैं, कार्बन भी और ऑक्सीजन एटम भी दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अब ये कैसे होता है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन है वो काउंट करना होता है, देखिए यहाँ से मैं हाइब्रिडाइजेशन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ, बट मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा बता रही हूँ। जब भी आपको
आपको हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना होता है, देन काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस काउंट द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस काउंट द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कार्बन के केस में चलते हैं। तो कार्बन के केस में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करना है, डोंट काउंट द पाई बॉन्ड्स। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स को और लॉन पेयर्स को। तो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो लॉन पेयर चेकआउट कर लेते हैं। क्या यहाँ पे कोई लॉन पेयर आपको दिख रहा है कार्बन पे? कार्बन पे एक चीज आपको मैं और बता दूं, चाहे ट्रिक समझ लो कुछ भी समझ लो, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये ऐसे पॉइंट्स यदि आपको समझ में आने लग गए, याद रहने लग गए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाती है। कार्बन के केस में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपको सिर्फ एक ही केस में देखने को मिलेगा, दैट इज इन द केस ऑफ कार्बिन, इंटरमीडिएट कार्बिन। बाकी आपको कहीं पे भी कार्बन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कार्बन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ कार्बन के केस में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है कार्बन पे। अदरवाइज पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कभी भी कार्बन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो नहीं देखने को मिलेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब कार्बन पे तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि कार्बन तो है नहीं, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स वो काउंट कर लेते हैं। सो दिस वन इज 1 2 एंड 3। पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड है वो तो एक ही होता है ना। ठीक है, तो 3 हुए, तो 3 का मतलब यहां से हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स हम अपने कौन से होते हैं, एस, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी ऑर्बिटल्स वो 3 होते हैं। ठीक है, पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है। एस और स्फेरिकल होता है तो इस पर कोई एक्सेस वगैरह वो होती नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद 3 ऑर्बिटल्स हम वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये चीज यहाँ से ये भी होती है, हाइब्रिडाइजेशन का ही फैक्टर है कि जितने ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का भी संख्या है वो उतनी ही होती है। ठीक है, चीज समझ आ रही है। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स का जो नंबर है वो यहाँ से 3 है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। ठीक है, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की यहाँ से फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp2 हुआ। ठीक है, और एक ये जो pz होता है, जरूरी नहीं है ये हमेशा pz ही हो, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है, ये px हो सकता है, py हो सकता है, कोई भी 2 p हैं वो तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और एक p है वो यहाँ से क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। तो हम px py का जनरली ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ये इजी रहता है, इसीलिए हम pz को यहाँ से क्या रख देते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रख देते हैं। ठीक है, pz इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, pz इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसके बाद हम मूव करते हैं सेकंड पे, ऑक्सीजन एटम पे। तो ऑक्सीजन एटम पे हमें क्या काउंट करना है, ऑक्सीजन एटम पे अगेन हमें नंबर ऑफ लॉन पेयर्स प्लस सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा ऑक्सीजन पे, ओनली 1 होगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ओनली 1 होगा, प्लस में 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस में क्या है, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन के केस में तो ये हो गया, ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, अगेन 3 है, 3 में s हो गया, px हो गया, py हो गया, pz हो गया। अगेन 3 ऑर्बिटल्स हैं वो यहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। इन द सेम केस यहाँ से भी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी, एंड pz इज अगेन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, pz है वो यहाँ पे भी क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही होता है। अब यहाँ पे बॉन्डिंग है वो किस टाइप से होती है, एंड मॉलिक्यूलर की जो ज्योमेट्री जो अपना ग्रुप है उसकी ज्योमेट्री है वो किस टाइप से होती है, वो चीज मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली चीज कार्बोनिल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यदि है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री है वो कौन सी होती है, ट्रायगोनल प्लेनर होती है। ठीक है, ज्योमेट्री है वो कौन सी होती है, ट्रायगोनल प्लेनर होती है। तो सिंपल सी बात है, ट्रायगोनल प्लेनर ही हमने इसे बनाया हुआ है। अब ट्रायगोनल प्लेनर तो चलो ज्योमेट्री हो गई, लेकिन फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है वो चीज मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, दिस वन इज कार्बन, कार्बन पे एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमने ये बनाया, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमने ये बनाया, सारे के सारे बराबर होते हैं, छोटे बड़े बन जाते हैं, तो आप देख लेना। ठीक है, यहाँ से तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हमने ये बना दिया। कार्बन का केस कंप्लीट है। ऑक्सीजन पे अगेन हमें क्या करना है, तीन ही ऑर्बिटल्स हमें बनाने हैं। ऑक्सीजन पे एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड हमने ये बना दिया, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हमने ये बना दिया, और तीसरा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हमने ये बना दिया। एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो तो यहाँ से कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके एंड किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। जो 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें कौन प्रेजेंट है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने भी तो रहने के लिए कोई ऑर्बिटल तो चाहिए ना, ऐसा थोड़ा ना कि ऐसे ही घूमते रहेंगे जंगल में, नहीं, इनको भी अपना घर चाहिए होता है। एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज द होम ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से कार्बन के जो sp2 है, यहाँ से ये वाला sp2 है, यहाँ से ये वाला भी sp2 है,
ये दूसरे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ में या फिर हाइड्रोजन एटम के एस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि अपने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यहां तक का क्लियर है। देन यहां से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो फॉर्मेशन हुई है पाई बॉन्ड की, ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की यदि मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे हमने पीजेड एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो अभी भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पीजेड एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। दिस वन इज पीजेड, दिस वन इज पीजेड। और एक चीज आप हमेशा याद रख लो कि हमेशा पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन है वो पी ऑर्बिटल्स की ही ओवरलैपिंग से होती है, ठीक है। जो पाई बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन हमेशा किससे होती है, पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही होती है। तो यहां से पीजेड ओवरलैपिंग होती है एंड पीजेड ओवरलैपिंग का रिजल्ट है वो क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। पीजेड ओवरलैपिंग का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। इसे कार्बन मत समझ लेना, कार्बन नहीं है, ठीक है, ये क्या है, कार्बोनिल ही है। तो यहाँ से आपको आई थिंक जो ज्योमेट्री है वो समझ आई होगी कि क्यों यहाँ से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है राइट्स और नॉट ऑन नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, तो नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में आपको यही सब लिखना होता है। अब इसके बाद हमने देख लिया कि बॉन्डिंग कैसे हुई है, ज्योमेट्री है वो कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट पॉइंट देखना होता है वो हमें क्या देखना है, अगेन एक बार के लिए हम बनाते हैं कार्बोनिल, ठीक है। अब कार्बोनिल पे यदि हम बात करें अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की यदि हम बात करते हैं तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.5। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को यदि ऑक्सीजन विड्रॉ करता है तो यहाँ से रिजल्ट है वो क्या होता है कि ऑक्सीजन पे तो पार्शियली आ जाता है नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वहां पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस होती है वहां पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लिया। इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लिया तो कार्बन पे आ गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे आ गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये भी आप बोल सकते हैं। तो यदि पूछा जाता है रिप्रेजेंट द रेजोनेंस इन कार्बोनिल ग्रुप, तो वो भी आप यहाँ से ये वाला रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमें क्या सिखाती हैं, ठीक है। ये किसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन दे रही हैं अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ दिस कार्बन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ दिस कार्बन एंड दैट्स व्हाई कार्बोनिल ग्रुप ऑलवेज गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यही रीजन होता है कि कार्बोनिल ग्रुप है वो ऑलवेज कौन सी रिएक्शंस देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं वही होती हैं ऑलवेज कार्बोनिल ग्रुप पे। क्यों, क्योंकि कार्बोनिल का जो कार्बन होता है उसकी नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक होती है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता नहीं है, तो फिर कार्बन अकेला क्या करेगा बेचारा, कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का ही रहेगा। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है ये डिपेंडिंग ऑन किस पे होती है कि इसके पीछे में ग्रुप कौन से लगे हुए हैं। यदि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाते हैं, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कार्बन की, वो कैसे अफेक्ट करती है, ये सारी चीजें चलिए हम आगे देखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसे एक बार के लिए हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं कि कार्बोनिल का जो कार्बन है उसकी नेचर वो कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है। इतनी चीज यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी अबाउट द कार्बोनिल नेचर। अब इसके बाद नेक्स्ट है वो हम क्या बात करेंगे, वो हम देखेंगे अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि इतना है वो आपको क्लियर होता है। एंड कार्बोनिल है उसमें हमें क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। सो दैट एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सो आपको इतना पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है सो प्लीज वीडियो को दोबारा देखिए। एंड यदि कोई प्रॉब्लम आती है देन मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए या फिर मुझे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, देन नॉमेनक्लेचर पे मूव करते हैं। हो गया, मैंने जाके देखा पीछे आई थिंक कैमरा है वो ब्लर हो रहा था, सो दैट आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड वो ब्लर हो रहा था तो मुझे नहीं पता चला कि मैंने पीछे जाके पूरे स्क्रीनशॉट में चेक नहीं किया था, तो सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ पे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। वॉइस अब वो तो ब्लर नहीं हो रही थी, वॉइस अब वो तो क्लियर आ रही थी ना, और यहाँ पे मैंने बोला है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखने वाली चीज़ें तो कुछ मैंने खास यहाँ पे ज़्यादा लिखा नहीं है, सिर्फ बोल के ही बताई है मोस्ट ऑफ चीज़ें। अब यहाँ पे हम मूव करते हैं फर्स्ट कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर है वो हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ से पहले एक क्वेश्चन है वो आ रहा है मेरे माइंड में कि हम एल्डिहाइड्स उन्हें पढ़ क्यों रहे होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन में इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में।
तो सुबह सुबह जो आप लोग परफ्यूम लगा रहे होते हैं ना, जितने भी स्मेल है, जितनी भी अच्छी फ्रेगनेंस है नेचर में, जितनी भी अच्छी खुशबू होती है ना नेचर में, सभी की किसकी वजह से होती है? एल्डिहाइड की वजह से होती है। ठीक है, एल्डिहाइड इज ओनली द सोर्स ऑफ गुड फ्रेगनेंस। ठीक है, अच्छी खुशबू का एक अकेला सोर्स होता है एल्डिहाइड। तो जितनी भी परफ्यूम इंडस्ट्री हैं इनमें एल्डिहाइड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो दैट ये क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि परफ्यूम इंडस्ट्री में कौन सा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका यूज होता है। सो दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में परफ्यूम इंडस्ट्री में एल्डिहाइड का जो यूज है वो सबसे ज़्यादा होता है। इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद हम मूव करते हैं ऑन द नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में ये चीज आपको पता है कि ऑलवेज टू सिस्टम से नॉमेनक्लेचर करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्राइवल नॉमेनक्लेचर एंड सेकंड वन इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट वन इज ट्राइवल नॉमेनक्लेचर, ट्राइवल नॉमेनक्लेचर। सेकंड वन इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट वन हम यहाँ से डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्राइवल नॉमेनक्लेचर। ट्राइवल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? हिंदी में से रूड भी बोलते हैं। ठीक है, रूड, वो रूड वाला वो वाला रूड नहीं। ठीक है, ये रूड होता है यानी कि पुराना। ठीक है, रूड होता है यानी कि पुराना नॉमेनक्लेचर, ये चीज हम यहाँ से बोल सकते हैं। अब यहाँ से सबसे पहला जो नॉमेनक्लेचर है वो हम देखेंगे अबाउट द ट्राइवल नॉमेनक्लेचर। तो ट्राइवल नॉमेनक्लेचर है वो कैसे होता है? ट्राइवल नॉमेनक्लेचर में पहले हम देखेंगे अबाउट द एल्डिहाइड एंड सेकंडली हम देखेंगे किसके बारे में? अबाउट द कीटोन। तो फर्स्ट हम यहाँ से डिस्कस करते हैं अबाउट द एल्डिहाइड। तो जब भी हम ट्राइवल नॉमेनक्लेचर में एल्डिहाइड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको जो भी एल्डिहाइड गिवन होता है आप उसका नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। उसके लिए पहले आपको क्या करना होता है? उस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराना होता है, ऑक्सीडेशन से उसे कन्वर्ट करना होता है इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका नाम आपको पता होता है, तो उसी के नेम से आपको इक एसिड हटा के एंड क्या लगाना होता है? एल्डिहाइड लगाना होता है। सिर्फ इतना सा काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉमेनक्लेचर आपको कैसे करना है। आपको कोई भी एल्डिहाइड है वो गिवन है, एल्डिहाइड का क्या करोगे? ऑक्सीडेशन करोगे। जो थ्योरी है वो उसे मैं यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिख रही हूँ। तो आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप थ्योरी चाहे कितने भी लिख दे, रिएक्शन चाहे 2 सारे लिख दें, रिएक्शन में ज्यादा नंबर मिलेंगे। आप एक पूरा पेज वैसे भर दो और एक सिर्फ रिएक्शन लिख दो, रिएक्शन पे एग्जामिनर का फोकस है वो चला जाता है, तो वहां से वो आपको मार्क्स दे सकता है। थ्योरी में आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं इतने ज्यादा, ये एक बिटर ट्रूथ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। मेरा बहुत मन कर रहा है बताने में क्या क्या बता दो पूरे वीडियो में, बट ऑलरेडी वीडियो हो काफी लंबी हो चुकी है। मैंने सोचा था कि विद इन 25 to 30 मिनट्स में ये वीडियो कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में इतना ज्यादा लंबा खींच के ले जा रही हूँ। बट पता नहीं क्या होता है, मुझे मतलब बहुत सारी चीजें माइंड में आ रही होती है। मैं सोचती हूँ ये भी बता दूँ, वो भी बता दूँ, सब कुछ बता दूँ एक ही वीडियो में, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता। अभी इस पे भी मैं सोच रही हूँ मैं ऑक्सीडेशन भी बता दूं, मैं ये भी बता दूं कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बन रहा है, लेकिन वो सारी चीजें फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इन्हें हम बाद के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है? नॉमेनक्लेचर करना है। तो नॉमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे? यहाँ से ट्रिक होती है नॉमेनक्लेचर के लिए कि आपको क्या करना है? एक एसिड है रिमूव the ic acid by aldehyde. Replace is better word. Replace the ic acid by aldehyde. इतना सा काम आपको करना है। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रखा HCHO। अब बोलोगे मैम इसका नाम तो हमें पता है। नहीं, आपको नहीं पता इसका नाम। ठीक है, नहीं पता इसका नाम, आपको इसका नाम पता करना है बाय द ट्राइवल नॉमेनक्लेचर। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ से क्या बनेगा? HCOOH बनेगा। अब यहाँ से एसिड का नाम आपको पता है, दैट इज क्या है? ये यहाँ से क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो हमें क्या करना है? एक एसिड हटा देना है, एल्डिहाइड लगा देना है। तो ये क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट है वो हम मूव करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से यदि आपको बनाने हैं तो आपको सिंपल सा CHO है वो तो फिक्स रखना है, CHO उसे तो फिक्स ही रखिए। ठीक है, बाकी पीछे की जो चेन है उसे चेंज कर दिए। साथ में एक चीज और यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो ऑलवेज टर्मिनल कार्बन पे ही प्रेजेंट होता है, कभी भी चैन के बीच में प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, जो आपकी एल्किल चैन है उसके सेंटर में प्रेजेंट नहीं हो सकता, ऑलवेज कहाँ पे रहेगा? किनारे पे रहेगा, एंड पे रहेगा, टर्मिनस पे रहेगा। ठीक है, ये चीज आप यहाँ से हमेशा याद रख लो। इसीलिए हम कभी भी जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसकी पोजिशन नंबर को यहाँ से डिनोट नहीं करते हैं कि कौन सी पोजिशन पे प्रेजेंट है, बिकॉज वी नो दैट इट विल ऑलवेज प्रेजेंट एट द पोजिशन
पोजीशन नंबर 1, ठीक है, इट विल ऑलवेज प्रेजेंट एट द पोजीशन नंबर 1। तो ये चीज आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, CH3CHO हमने रखा है, CH3CHO का हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन सिर्फ किस पे होना है, एल्डिहाइड ग्रुप सी का होना है, पीछे वाली जो चीज होता है एसिटेज रहेगी। यहाँ से जो एसिड बना है दिस इज एसिटिक एसिड एंड हमें करना क्या है, एक एसिड हटाओ एल्डिहाइड लगाओ, तो दिस विल बी एसिटैल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या रख लें, यहाँ से बेंजल्डिहाइड रख लें, सॉरी हमें नहीं पता, नाम का हमें नहीं पता है, C6H5CHO। इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, C6H5COOH। दिस इज बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड का हमें क्या कराना है, एक एसिड हटा देना है, एल्डिहाइड लगा देना है, तो दिस विल बी बेंजल्डिहाइड। क्या होगा, ये बेंजल्डिहाइड होगा। और बेंजल्डिहाइड को हम क्या बोल सकते हैं, कार्बेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, कार्बन एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से इतनी चीज क्लियर हो जाती है। जो ट्रैवल नोमेनक्लेचर है उसमें एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर वो क्लियर हो जाता है। अब हम सेकेंडरी बात करेंगे अबाउट द कीटोन्स, ठीक है। कीटोन्स में हमें क्या करना होता है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कीटोन्स को देखना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज हमें पता थी, एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन, ठीक है। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ से, CHO ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन और एट द एंड कार्बन ऑफ और एट द एंड ऑफ एल्किल चेन, ठीक है, ये हम यहाँ से बोल सकते हैं। बट कीटोन्स की केस में ऐसा नहीं होता है। कीटोन्स है वो ऑलवेज कहाँ पे रहेंगे, बीच में रहेंगे। कीटोन है वो टर्मिनल पे हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कीटोन में आपको पोजीशन है वो भी बताने की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, यहाँ से कीटोन का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कीटोन्स है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो कीटोन्स है वो यहाँ से आपके हो सकते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट वन जो होते हैं वो आपके होते हैं सिमेट्रिक और दूसरे हैं वो होते हैं आपके एसिमेट्रिक, या फिर इनका दूसरा नाम भी होता है, इन्हें आप बोल सकते हैं सिंपल और इन्हें आप क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। अब ऐसे नॉमेनक्लेचर है ये इनका क्यों किया गया है, तो सिंपल सी बात है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम कीटोन है उसे जनरली क्या लिखते हैं, RCOOR लिखते हैं, ठीक है। एक को हमने R लिख दिया, दूसरे को हमने R डैश लिख दिया। तो इफ R इज इक्वल्स टू R डैश देन इन सच केस कीटोन विल बी सिमेट्रिक कीटोन और सिंपल कीटोन। जी समझ आ गई। यदि R और R डैश दोनों ग्रुप्स में वो इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल R है वो क्या है, CH3 है, तो R डैश है वो भी क्या होगा, CH3 होगा। ऐसे वाले केस में जो कीटोन्स होंगे वो क्या होंगे, सिमेट्रिक कीटोन्स होंगे। और यदि यहाँ से क्या होता है, इफ R इज नॉट इक्वल्स टू R डैश देन ये कौन सा होगा, एसिमेट्रिक कीटोन होगा, ठीक है। इस वाले केस में कौन सा होता है, एसिमेट्रिक कीटोन होता है। तो कीटोन्स वो 2 टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक होता है और एसिमेट्रिक होता है। यदि पीछे लगी हुई दोनों वैलेंसीज के जो ग्रुप्स हैं वो सेम होते हैं तब तो ये कौन सा हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। अलग अलग होते हैं तो एसिमेट्रिक होता है। सिंपल सी बात है। अब इनके एग्जाम्पल्स है वो हम पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है वो हम यहाँ से इसका रखेंगे, CH3 C+O CH3, ठीक है, CH3 C+O CH3 रखेंगे। अब यहाँ से हम क्या रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने रखा CH3 C+O C2H5 रख दिया, ठीक है। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, यदि आप इसे यहाँ से काटते हो तो ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, यहाँ से इसे काटते हो तो CH3 ऊपर है नीचे C2H5 है, तो ये एसिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ये हमने एक एक एग्जांपल से ये कंसीडर कर लिया। अब नॉमेनक्लेचर है वो हम इनका कैसे करेंगे, तो जो सिमेट्रिक कीटोन्स होते हैं उन्हें आप सिंपल सा क्या लिखोगे, ट्राइवल नॉमेनक्लेचर में डाई एल्किल कीटोन लिख दोगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक का नॉमेनक्लेचर में आपको क्या लिखना होता है, डाई एल्किल कीटोन लिखना होता है। यहाँ पे एल्किल ग्रुप है वो कौन सा है, मिथाइल है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल कीटोन लिखेंगे, डाई मिथाइल कीटोन लिखेंगे। और इसका सिंपल सा नेम होता है दैट इज एसीटोन, ठीक है। ये कौन सा होता है, एसीटोन होता है। अब इसके बाद यदि आपका एसिमेट्रिक कीटोन है तो इसमें आप क्या लिखोगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो ग्रुप पहले आता है, अल्फाबेट में जो पहले आता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप इसे एल्किल कीटोन लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रुप है मिथाइल, एक ग्रुप है इथाइल, पहले कौन सा आता है, इथाइल आता है, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल
या फिर एथिल मेथिल कीटोन लिखेंगे। यहाँ पे आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर है वो यूज करना होता है, जो कि हम जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर। अल्फाबेटिक ऑर्डर है वही हम यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज की। एग्जाम्पल्स हैं वो आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने सिंपल से एग्जाम्पल्स के साथ में आपको बता दिया, क्योंकि नोमेनक्लेचर वगैरह इन पे आपके क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते बहुत ज्यादा, बट फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं यहाँ से नोमेनक्लेचर उसके बारे में बता रही हूँ। तो ये हो गया ट्रायंगल नोमेनक्लेचर। सेकंड है वो मैं बताती हूँ यहाँ से अबाउट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। सो दैट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो वो ऑलरेडी काफी लंबी जा चुकी है, बहुत ही जल्दी खत्म करने का ट्राई करती हूँ। वीडियो वो अराउंड 40 मिनट की हो चुकी है। इट्स अ लॉन्ग वीडियो फॉर बीएससी क्लास। बीएससी की जनरली मैं इतनी लंबी वीडियोस बनाती नहीं हूँ, एमएससी की तो चली जाती हैं, घंटा भर की चली जाती हैं, आराम से चली जाती हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी में अगेन हम पहला है वो किसका करेंगे, एल्डिहाइड का करेंगे, एंड सेकंड है वो हम किसका करेंगे, कीटोन का करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। एल्डिहाइड के केस में जब आपको नोमेनक्लेचर करना है तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, सैचुरेटेड जो आपके एल्केन्स होते हैं उनमें आपको क्या करना है, ई हटा के और एल करना है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, रिप्लेस द ई from saturated alkanes by L। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, suffix L is used for the nomenclature of aldehyde। सफिक्स एल इज यूज्ड फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि हम इस पे क्या करते हैं, सफिक्स एल है वो लगाते हैं। एक देखिए आपने इससे पहले लिखा होगा, पढ़ा होगा अबाउट द सफिक्स ओल, कहीं आपको ये लगे कि ये ओल ही होता है, मैडम गलती से इसे एल लिख रही है, नहीं, दिस वन इज एल, दिस वन इज ओल। ओल वी हैव यूज्ड फॉर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोक्सिल के लिए हम ओल यूज करते हैं, CHO के लिए, ठीक है, CHO के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ से डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल से हम बोल सकते हैं इन द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इन दिस नोमेनक्लेचर aldehydes are known as alkenes, ठीक है। इन्हें हम क्या लिखते हैं, एल्केनैल लिखते हैं। एल्कोहल को हम क्या लिखते हैं, एल्केनॉल लिखते हैं, और ये क्या है, एल्केनैल है। अब चलिए एग्जांपल्स वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स का यदि हम बात करें यहाँ से, तो सबसे पहला हम सबसे इजी सा एग्जांपल है वो हम यहाँ से रख लेते हैं अबाउट द HCHO, जिसे कि हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिखा था। तो फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जो नेम है वो क्या होने वाला है, तो आईयूपीएसी में हम इसे क्या लिखेंगे, फॉर द 1 कार्बन हम क्या लिखते हैं, मिथेन लिखते हैं, ठीक है। तो मिथेन का हम क्या करेंगे, ई हटा देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, चलिए यहाँ से मिथेन लिख देते हैं, मीथेन का हमें क्या लगाना है, क्या हटाना, ई हटाना है, और इसकी प्लेस पे क्या लगा देना है, एल लगा देना है। तो दिस वन इज मिथेनैल। तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। दूसरा जो एग्जांपल है वो हम यहाँ से कंसिडर कर देते हैं CH3CHO। तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई अबाउट द सैचुरेटेड कंपाउंड। अब यदि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनमें आपको डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सब वो बतानी होती है, और बाकी सिंपल से आपको नोमेनक्लेचर वो करना होता है, ठीक है। तो सिंपल है। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCHO। तो ये यहाँ से क्या है एग्जैक्टली यदि हम बात करें, चलिए यहाँ पे मैं एक और कार्बन रख देती हूँ CH3, ठीक है, CH3। वैलेंसीज देख लेना कंप्लीट है क्या, वैलेंसीज में बड़ा ही पंगा रहता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है। ये हमने कोई कंपाउंड लिया है, तो इस कंपाउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करना है। नंबर ऑफ कार्बन्स में ऑलवेज जो प्रेफरेंस है वो किसे मिलेगी, एल्डिहाइड ग्रुप को मिलेगी। तो नंबरिंग है वो आप कहाँ से करोगे, इधर से ही करोगे, 1 2 3 4। तो यहाँ से 2 पे कौन है,
2 पे कौन है, डबल बॉन्ड है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे ब्यूट 2 इन एल, ठीक है, या फिर हम इसे क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इन एल लिखेंगे, ठीक है, ब्यूट 2 इन एल लिख देंगे, ठीक है, चीज समझ आ रही है, यानी कि 2 पे कौन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड एल हम किसके लिए लिख रहे हैं, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए लिख रहे हैं। तो ये तो हो जाता है अपना नॉमेनक्लेचर इन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर द एल्डिहाइड्स। अब कीटोन्स के लिए क्या लिखेंगे, तो इन द कीटोन्स आर known as alkanons, or we can say that suffix on is used for the nomenclature of ketones, कीटोन्स की नॉमेनक्लेचर के लिए हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स ऑन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कीटोन के केस में वी नो दैट कीटोन नेवर कैन बी एट टर्मिनल कार्बन, सो वी हैव टू फिक्स द पोजीशन नंबर ऑफ कीटोन, ठीक है। तो यहाँ से हमें पोजीशन नंबर है वो भी बतानी होती है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल्स रखते हैं सिंपल से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, वेल नॉन नेम होता है इसका एसीटोन, जिसे हम एसीटोन से ही ज्यादा लिखते हैं, बट यहाँ पे हम कीटोन का नंबर है वो नहीं बताते, ठीक है। कीटोनिक जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नंबर नहीं बताते, और नंबर क्यों नहीं बताते हैं, कीटोन्स को ऑक्सो ग्रुप भी लिखा जाता है, ठीक है, कीटोन्स को हम क्या लिखते हैं, ऑक्सो भी लिखते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज, यदि आपको ऑक्सो लिखा दिया जाए तो कीटोन्स को ऑक्सो भी लिख सकते हैं और कीटोन भी लिख सकते हैं, दोनों ही नेम है वो सही होते हैं। अब यहाँ सही नंबर है वो बताने की नीड नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन है, ये चीज हमें बताया कि टर्मिनल कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप पॉसिबल हो नहीं सकता, तो बीच में ही होना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, सिंपल सा प्रोपेनॉन लिखेंगे, हम इसे सिंपल सा क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉन लिखेंगे। इसी का जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH3, ये क्या होता है, ब्यूटेनॉन होता है। तो ब्यूटेनॉन में भी बताने की नीड नहीं है, क्योंकि 2 ही कार्बन है, कहीं किधर से भी लिख लो, ये 2 ब्यूटेनॉन ही बनना है, ठीक है, 2 पोजीशन पे ही आना है, तो इसे हम क्या लिखें, 2 ब्यूटेनॉन लिखो या फिर सिंपल सा ब्यूटेनॉन लिखो, ठीक है। तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन के केस में यहाँ पे बताने की नीड नहीं होती कि कहाँ पे प्रेजेंट है आपका कीटोनिक ग्रुप, बाकी केसेस में बताने की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से 5 कार्बन का ले लिया, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है अलग अलग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, नंबरिंग हमेशा हमें फंक्शनल ग्रुप के साइड से करनी होती है, सो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 2 प्रोपेनॉन बन जाएगा, ठीक है, 2 प्रोपेनॉन बन जाएगा, सॉरी 2 पेंटेनॉन, ऐसी छोटी छोटी गलतियां बहुत हो जाती है, ये क्या बनेगा, 2 पेंटेनॉन बनेगा। अब यहाँ पे हम पोजीशन क्यों फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि चलिए इसी का जो एक और एग्जांपल है वो मैं आपको बना के बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी का हम दूसरा कैसे, इसी का दूसरा आइसोमर है वो हम कैसे लिख सकते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। तो अब ये कौन सा हो गया, डाइएथिल कीटोन हो गया, ठीक है, डाइएथिल कीटोन है, सभी को समझ आ रहा है, दिस वन इज एथिल, दिस वन इज एथिल, एंड नाउ दिस इज सिमेट्रिक कीटोन, बट इन IUPAC nomenclature we have write it 3 पेंटेनॉन। तो समझ आ गया पोजीशन नंबर क्यों बतानी जरूरी होती है, अकेला पेंटेनॉन लिखोगे तो 2 पे भी पॉसिबल होता है, 3 पे भी पॉसिबल होता है, बोथ आर द आइसोमर्स, तो कौन सा होता है, 2 होता है 3 होता है, वो हमें पोजीशन है वो फिक्स करनी होती है। तो ये होता है अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ से एक बात और आती है कि यदि एल्डिहाइड्स हैं वो डायरेक्टली जुड़े होते हैं किसी भी रिंग पे, तो उस वाले केस में हम उन्हें कार्बोएल्डिहाइड लिखते हैं, ठीक है, उस वाले केस में क्या लिखते हैं, कार्बोएल्डिहाइड लिखते हैं। और यदि नेक्स्ट कार्बन पे जुड़े होते हैं तो फिर हम उन्हें क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। तो फिर हम उन्हें क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से एक तो लिया है ये वाला CHO, ठीक है, जिसमें रिंग पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप, एक हमने लिया है ये वाला CH2 CHO, तो दोनों का नॉमेनक्लेचर वो डिफरेंट टाइप से होता है। इसे हम सिंपल सा क्या लिखते हैं, बेंजल्डिहाइड लिखते हैं, या फिर हम इसे क्या लिख देंगे, कार्बन एल्डिहाइड लिख देंगे, ठीक है, या फिर हम इसे क्या लिख देंगे, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड लिख देंगे, सिंपल सा क्या लिखेंगे, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। बट इस वाले केस में ऐसा नहीं होता, इस वाले केस में हम क्या मानेंगे, इसे हम मानेंगे जो एल्डिहाइड है उसका डेरिवेटिव मानेंगे, तो हम इसे क्या लिखेंगे, एथिल फेनिल
सॉरी फेनिल एथिल, फेनिल एथिल एल्डिहाइड। तो हम इसे क्या लिखेंगे, फेनिल एथिल एल्डिहाइड लिखते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर है। इसी के सेम वे में हम यहाँ से और भी एग्जांपल्स हम वो ले सकते हैं, जैसे आप कोई भी रिंग लेके एंड उसके साथ में कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप ऐड करके उसका नॉमेनक्लेचर वो कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज होती है। तो इतनी चीज है, ये थी अबाउट द नॉमेनक्लेचर। इसके बाद नेक्स्ट से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये वाली जो वीडियो है ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।